Hello students, in today's lecture number 2 on light reflection and refraction for class 10, we shall have discussion on refraction of light through a prism. Refraction of light के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. It is a phenomena in which a light ray goes from one medium to another medium and it deviates from its original path when it enters from one medium into another medium. जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है. इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट के एंटर करने के फिनोमिना को और अपने उसके ओरिजिनल पाथ से डेविएट होने के फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड में चेंज आता है, उसकी वेवलेंथ में चेंज आता है, इंटेंसिटी में चेंज आता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता. तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो आप सभी जानते हैं, लेकिन प्रिज्म क्या होता है ये आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा. तो सबसे पहले हम प्रिज्म के बारे में जान लेते हैं कि व्हाट इज ए प्रिज्म. एक प्रिज्म होता क्या है इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं. प्रिज्म पहले लिख लेते हैं. ए प्रिज्म इज ए पोर्शन, ए प्रिज्म इज ए पोर्शन, ए प्रिज्म इज ए पोर्शन ऑफ ए ट्रांसपेरेंट prism is a portion of transparent refracting medium, transparent refracting medium bounded मतलब घिरा हुआ है, bounded by two plane faces inclined to each other at a suitable angle. तो प्रिज्म क्या है? प्रिज्म इज ए पोर्शन ऑफ ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन फेसेज इंक्लाइंड टू ईच अदर एट ए सुटेबल एंगल. मतलब क्या है? मतलब देखिए कि प्रिज्म जो है एक पोर्शन है ट्रांसपेरेंट है बेटा, ये ट्रांसपेरेंट. प्रिज्म इज ए पोर्शन ऑफ ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम. ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम जो कि बाउंडेड है, घिरा हुआ है दो प्लेन फेसेज, जैसे कि एक फेस मैंने ले लिया ए बी और एक ले लिया ए सी. ये प्लेन फेसेस से घिरा हुआ ये कोई एक ट्रांसपेरेंट क्या है, रिफ्रैक्टिंग मीडियम है. इस तरीके से इसमें क्या भरा हुआ है बेटा, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम भरा हुआ है इस ट्रायंगुलर पोर्शन में. तो प्रिज्म क्या है? एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है जो कि किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो सकता है. इट मे बी इक्विलैटरल ट्रायंगल, इट मे बी राइट एंगल ट्रायंगल और एनी अदर टाइप ट्रायंगल. सो ये कहलाता है प्रिज्म. प्रिज्म एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल, ये जो अंदर मैंने शेडन्ड किया है, इसको डार्क किया है, ये ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल है जो कि बाउंडेड है दो प्लेन फेसेज ए बी और बी सी से. यहाँ पर ए बी और ए सी ये जो दो प्लेन फेसेज हैं इनको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिंग फेसेज. इनको रिफ्रैक्टिंग फेसेज क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर लाइट जब इस फेस पर आएगी तो यहाँ लाइट गिरने के बाद ये अंदर मीडियम में एंटर करेगी तो रिफ्रैक्शन होगा, इसलिए इसको रिफ्रैक्टिंग फेस कहेंगे. और जब लाइट यहाँ से बाहर जाएगी तब भी वो अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड होगी और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो यहाँ भी रिफ्रैक्शन होगा. इसलिए ए बी और ए सी दोनों रिफ्रैक्टिंग फेस कहलाते हैं. जबकि जो बी सी फेस है, बी सी जो है ये कहलाता है बेस ऑफ द प्रिज्म, ये बेस कहलाता है. और जो एंगल बी ए सी है, एंगल बी ए सी या फिर जिसे हम कह सकते हैं एंगल ए या सिंपली ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये जो एंगल है ए, इसे हम नाम देते हैं प्रिज्म एंगल. क्या कहते हैं? प्रिज्म एंगल कहते हैं. और ये वाला एंगल है प्रिज्म एंगल. यदि ये इक्विलैटरल प्रिज्म है तो प्रिज्म एंगल का वैल्यू कितना होगा? 60 डिग्री होगा, क्योंकि इक्विलैटरल प्रिज्म में
तीनों एंगल बराबर होते हैं तो ये प्रिज्म एंगल 60 डिग्री होता है। ये बात आप जानते होंगे। ठीक है, तो प्रिज्म का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। ये जो प्रिज्म मैंने आपके सामने बनाया है ये एक सॉलिड प्रिज्म है, यानी एक ऐसा प्रिज्म जिसमें अंदर मटेरियल भरा हुआ है। लेकिन कई बार प्रश्न आ जाता है एग्जाम में कि हम यदि होलो प्रिज्म पर लाइट गिराएं, जैसे ये एक होलो प्रिज्म मैंने बनाया, ये एक होलो प्रिज्म मैंने बना दिया ए बी सी, और ये प्रिज्म कैसा है, होलो प्रिज्म, यानी इसके अंदर कोई ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल नहीं भरा हुआ है। तो होलो प्रिज्म से ना तो रिफ्रैक्शन होता है, ना तो ये लाइट रे को रिफ्रैक्ट करेगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, और ना ही डिस्पर्सन होगा। ध्यान रखिएगा, होलो प्रिज्म ना तो रिफ्रैक्शन करता है ना ही डिस्पर्सन करता है, क्योंकि इसके अंदर का मीडियम अलग नहीं है। हाँ, मीडियम में आप ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल में आप चाहें तो पानी भर सकते हैं, आप चाहें तो कोई ऑयल भर सकते हैं, आप चाहें तो ग्लासी मटेरियल भर सकते हैं। ठीक है, तो सॉलिड प्रिज्म ही रिफ्रैक्शन करता है, डिस्पर्सन करता है, होलो प्रिज्म नहीं करता। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक प्रिज्म से कैसे होता है ये जानने की कोशिश करते हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म जानने के लिए मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ टू नो refraction refraction of light through a prism। to know refraction of light through a prism, एक प्रिज्म से लाइट के रिफ्रैक्शन को जानने के लिए बी कंसीडर ए रे ऑफ लाइट which suffers two refractions, या सिंपली लिख सकते हैं suffers two refractions on passing, अभी मैं समझाऊंगा आपको ये, on passing through a prism and hence deviates through a certain angle from its original path from its original path. The angle between initial path of light, PATH है बेटा, ये PATH, initial path of light and final emergent path of light ray is called angle of deviation, ये क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। ठीक है, जैसे इसको डायग्राम के जरिए समझते हैं, जो मैंने लिखा है इसको मैं आपको डायग्राम के जरिए समझाता हूँ। देखिए, एक लेते हैं प्रिज्म, क्या ले लेते हैं, प्रिज्म। ये मान लेता हूँ मैंने एक प्रिज्म लिया, ये एक प्रिज्म है। ठीक है, ये एक प्रिज्म मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, ये एक प्रिज्म है। ठीक है बेटा, यहाँ पर इसको ए पॉइंट मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, और ये क्या है, प्रिज्म एंगल, इक्विलैटरल प्रिज्म की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये ए बी और ए सी क्या कहलाते हैं, रिफ्रैक्टिंग फेसेस कहलाते हैं। बी सी क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। यहाँ से एक लाइट रे मैंने इस तरीके से इंसिडेंट की। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे, जो कि क्या होगा, इनिशियल पाथ होगा। क्या होगा, इनिशियल पाथ। ठीक है, इनिशियल पाथ है लाइट रे का।
और इस लाइट रे के लिए आप सब जानते हैं ये नॉर्मल होगा नॉर्मल भाई, इसी के साथ तो ये 90 डिग्री एंगल बनाएगी। तो जब ये लाइट रे, ये प्रिज्म कैसा है, एक सॉलिड प्रिज्म है, यानी इसके अंदर मटेरियल है। और कौन सा मटेरियल है, मान लेते हैं कि अंदर ग्लास मटेरियल है और बाहर कौन सा मीडियम है, एयर मीडियम है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेता हूँ μ1 है, और ग्लास जो मटेरियल है अंदर प्रिज्म का, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। और इधर भी क्या है बेटा, एयर है बाहर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1 है। ठीक है बात। तो ये लाइट रे जब यहाँ पर गिराई, नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाते हुए गिराई आपने, आई। और ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है, इसको क्या कह रहे हैं हम, नॉर्मल। नॉर्मल कह दिया। ठीक है। नॉर्मल के साथ आई एंगल बनाते हुए जब लाइट रे यहाँ पर गिराई, तो ये लाइट रे एयर से ग्लास में एंटर करेगी और अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाएगी। इस तरीके से ये लाइट रे हमें मिलेगी। और इस पॉइंट को मैं P नाम दे देता हूँ, तो PQ, ये पॉइंट Q नाम दे देता हूँ। तो PQ एक इंसिडेंट रे है जो कि इनिशियल पाथ है, और इसको यदि मैं नाम दे देता हूँ R, तो QR जो है रिफ्रैक्टेड रे है। QR क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है बेटा, QR रिफ्रैक्टेड रे है। ये इसका इनिशियल पाथ ये होना चाहिए था, ये जो मैं डॉटेड लाइन आगे तक एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये इनिशियल पाथ होना चाहिए था, लेकिन लाइट रे इस तरफ बेंड हो गई, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, बिकॉज लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। क्योंकि एयर ग्लास के रेस्पेक्ट में रेयरर है और ग्लास जो है एयर के रेस्पेक्ट में डेंसर है। तो जब लाइट रे रेयर से डेंसर में जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, और नॉर्मल के साथ जो ये एंगल बनाएगी, इसे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे, R1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये लाइट रे यहाँ पर दोबारा रिफ्रैक्शन सफ़र करेगी, क्योंकि यहाँ पर इसका ये जो है क्या होगा, नॉर्मल होगा। ठीक है, यानी ये नॉर्मल होगा, और इस नॉर्मल के साथ ये मान लीजिए R2 एंगल बनाती है। और अब ये लाइट रे कहाँ से, डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, यानी बाहर निकल रही है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल ये है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाने के लिए इसको इस तरीके से बेंड होना पड़ेगा, और ये जो एंगल होगा नॉर्मल के साथ, इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस। और ये जो लाइट रे है, जिसको आप RS से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये RS जो लाइट रे है, इसे हम इमरजेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं, इमरजेंट रे कहेंगे। ठीक है, जो कि फाइनल पाथ होगा। क्या होगा, फाइनल पाथ होगा। अब यहाँ पर देखना, जो इनिशियल पाथ है वो तो ये है, और फाइनल पाथ क्या हुआ, यहाँ पर मैं यदि ग्रीन पेन से इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करूँ, तो ये फाइनल पाथ होगा, है या नहीं। तो ये जो ग्रीन पेन से मैंने ये बनाया है, ये जो पाथ है, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ M। तो MRS ये फाइनल पाथ होगा, और PQM, ठीक है, ये क्या होगा, इनिशियल पाथ। इनिशियल और फाइनल पाथ के बीच में, इस इनिशियल पाथ और फाइनल पाथ के बीच का जो ये एंगल होगा, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, और यही मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको लिखवाया था, यही लिखवाया था ना। ये डेल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन किस किस के बीच का एंगल है, इनिशियल पाथ ऑफ द लाइट रे एंड फाइनल पाथ ऑफ द लाइट रे। और इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, डेल। और यदि ये इक्विलेटरल प्रिज्म है, तो प्रिज्म एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ये इमरजेंट एंगल हो गया, ये इंसिडेंट एंगल हो गया, ध्यान रहेगा। ई क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस। आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। R1 क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये R2 भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो यहाँ आप लिख भी सकते हैं चाहे तो। आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और ई क्या है, ई एंगल, ई लिखो या सिंपली ई लिखो, ये से कहते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इमरजेंस। क्लियर बात। तो ये इस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है एक प्रिज्म के जरिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पर ये जो प्रिज्म एंगल है A, इसका वैल्यू R1 प्लस R2 के बराबर होता है। इसकी वैल्यू हम प्रूव करेंगे, इसको हम प्रूव करेंगे कहाँ, 12th क्लास में। A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है, और जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है डेल इज इक्वल टू होता है म्यू माइनस 1 इंटू A। ये एक रिलेशन आता है जिसे हम डेराइव करेंगे 12th क्लास में। यहाँ पर आपको डेरिवेशन समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी किसी को यदि डेरिवेशन समझना है
तो जो YouTube पर मेरे वीडियो पड़े हुए हैं रे ऑप्टिक्स फॉर क्लास 10, उसमें इस टॉपिक को आप देखेंगे तो इसका डेरिवेशन भी आप देख पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, यानी प्रोपोर्शनल है। ठीक है। तो यदि हम बात करें यहाँ पर, अब मैं यदि आपको यहाँ पर डिस्पर्सन बाय ए प्रिज्म समझाना चाहूँ, देखिए अभी तक मैंने जो आपको बताया है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। अब मैं आपको बताना चाहूंगा डिस्पर्सन 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 ऑफ लाइट डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय ए प्रिज्म। एक प्रिज्म के द्वारा लाइट का डिस्पर्सन कैसे होता है, डिस्पर्सन का मीनिंग क्या होता है। डिस्पर्सन का मीनिंग यदि आप जानते होंगे वैसे तो डिस्पर्सन का मतलब होता है स्प्लिटिंग। किसकी स्प्लिटिंग? डिस्पर्सन ऑफ लाइट का मतलब है स्प्लिटिंग, बटना। किसका बटना? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट कौन सी लाइट? एक ऐसी लाइट, व्हाइट लाइट का मतलब होता है ए लाइट विच कंटेन्स विच कंटेन्स विच कंटेन्स 7 वेवलेंथ्स। कितनी वेवलेंथ? 7 वेवलेंथ्स जिसमें होती हैं, विच कंटेन्स 7 वेवलेंथ, दैट इज सनलाइट। जैसे कि सनलाइट इसका एग्जाम्पल है व्हाइट लाइट का, क्योंकि इसमें 7 कलर्स होते हैं। 7 वेवलेंथ का मतलब 7 कलर, वेवलेंथ का मतलब कलर से होता है। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स का मतलब है जिन कलर्स से मिलकर के ये व्हाइट लाइट बनी है। कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। Splitting of white light into its 7 constituent colors is known as dispersion of light। क्या कहलाता है? डिस्पर्सन कहलाता है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहलाता है। एक व्हाइट लाइट का उसके 7 कलर्स में बढ़ जाना, 7 वेवलेंथ में बढ़ जाना, इसे हम क्या कहते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। अब 7 कलर्स का मतलब होता है किस कलर्स में? विवग्योर में, BIVGYOR, इन 7 कलर्स में बढ़ जाना। और ये जो 7 कलर्स का पैटर्न है, ये जो 7 कलर्स का पैटर्न होता है, 7 कलर्स के पैटर्न को क्या नाम देते हैं? 7 कलर्स का जो पैटर्न होता है इसको हम नाम देते हैं, आप जानते होंगे, स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम कहते हैं, ये बात आप जानते होंगे। यहाँ पर वी का मतलब क्या है? वी का मतलब है वॉयलेट, वॉयलेट। आई का मतलब इंडिगो, इंडिगो। बी का मतलब देखें तो ब्लू। ठीक है। जी का मतलब ग्रीन। वाई का मतलब येलो। ओ का मतलब ऑरेंज, ऑरेंज। और आर का मतलब होता है रेड। तो ये विवग्योर ध्यान रखिएगा। 7 कलर्स स्पेक्ट्रम, 7 कलर्स में बढ़ जाना। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। व्हाइट लाइट का उसके अपने 7 पूरक रंगों में, पूरक रंग का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट कलर का मतलब है कि जिन कलर से मिलकर के वो व्हाइट लाइट बनी हुई है। तो सन एक व्हाइट लाइट है, ध्यान रखिए। व्हाइट लाइट मतलब एक ऐसी लाइट जिसमें 7 वेवलेंथ होती है, जिसमें 7 कलर्स होते हैं। 7 कलर्स को इनको मिक्स कर दोगे तो व्हाइट लाइट बन जाएगी, इसलिए इसे व्हाइट लाइट कह रहे हैं। तो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज नोन एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट प्रिज्म के जरिए तभी होगा जब प्रिज्म कैसा होगा? सॉलिड होगा। प्रिज्म कैसा होगा? सॉलिड होगा। तो देखिए अब मैं आपको एक डायग्राम बना के बताता हूँ कि कैसे प्रिज्म से डिस्पर्सन होता है। ये प्रिज्म है, मान लीजिए, ये मान लीजिए एक प्रिज्म है ए, ये प्रिज्म एंगल हो गया ए। इस पर जब आप व्हाइट लाइट गिराते हो, ये व्हाइट लाइट हमने गिराई, व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट का मतलब इसमें 7 कलर्स हैं, और ये व्हाइट लाइट का इनिशियल पाथ था, है या नहीं? इस तरीके से जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे ना जाने के बजाय ये अपने 7 रंगों में बढ़ जाती है, और इसके जो 7 रंग हैं वो कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ बेंड हो जाते हैं अपने ओरिजिनल पाथ से। अपने ओरिजिनल पाथ से इस तरीके से ये बेंड हो जाते हैं। ठीक है।
इस तरीके से फिर यहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है 2 3 4 5 6 7। सबसे नीचे मिलता है वॉयलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज और सबसे ऊपर मिलता है रेड। बेस की तरफ वॉयलेट कलर मिलता है। अब यहाँ पर देखिए, जो एंगल ऑफ डेविएशन की मैं बात करता हूँ, रेड कलर के लिए एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम आता है। वहीं यदि मैं बात करूँ किसके लिए, ऑरेंज कलर के लिए, तो इससे ज़्यादा है। वहीं यदि मैं एंगल ऑफ डेविएशन की बात करूँ किसके लिए, येलो के लिए, तो इससे ज़्यादा है। वहीं यदि मैं बात करूँ यदि येलो के बाद में ग्रीन कलर के लिए, तो उसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन उससे ज़्यादा है। वहीं यदि मैं बात करूँ एंगल ऑफ डेविएशन किसके लिए, ब्लू के लिए, तो ये और ज़्यादा आ जाएगा। वहीं यदि मैं बात करूँ एंगल ऑफ डेविएशन किसके लिए, इस इंडिगो के लिए, तो इसके लिए और ज़्यादा आ जाएगा। और वहीं यदि मैं बात करूँ वॉयलेट कलर के एंगल ऑफ डेविएशन की, तो वॉयलेट कलर यहाँ मिल रहा है आपको, ठीक है। तो वॉयलेट कलर का जो एंगल ऑफ डेविएशन है, देखिए आप, सबसे ज़्यादा आ रहा है। सबसे ज़्यादा किसका एंगल ऑफ डेविएशन आ रहा है, वॉयलेट कलर का। यानी सबसे ज़्यादा अपने ओरिजिनल पाथ से कौन डेविएट हो रहा है, वॉयलेट कलर डेविएट हो रहा है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? अभी देखिए, मैंने एक रिलेशन बताया था कि डेल एंगल ऑफ डेविएशन बराबर होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए के। यानी यहाँ से लिख सकता हूँ कि एंगल ऑफ डेविएशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ध्यान रखिएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब डेल म्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और म्यू लेमडा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कह सकते हैं ना ये बात? अब देखिए यहाँ से, अब वेवलेंथ के बारे में आप सब जानते होंगे। यदि हम वेवलेंथ की बात करें, तो वेवलेंथ आप सबसे ज़्यादा जानते हैं किसकी होती है, रेड कलर की होती है। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, ऑरेंज की उससे कम, येलो की उससे कम, और ग्रीन की उससे कम, और ब्लू की उससे कम, और इंडिगो की उससे कम, और वॉयलेट की सबसे कम वेवलेंथ होती है, ठीक है। ये वेवलेंथ का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। अब जिसकी वेवलेंथ का ऑर्डर ये है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें तो रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम, ऑरेंज का उससे ज़्यादा, येलो का उससे ज़्यादा, ग्रीन का उससे ज़्यादा, ब्लू का उससे ज़्यादा, इंडिगो का उससे ज़्यादा, और वॉयलेट का सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। वॉयलेट का सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है, उसका एंगल ऑफ डेविएशन भी सबसे ज़्यादा होगा। सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का है, तो इसका रेड का डेविएशन भी सबसे कम होगा। ऑरेंज का उससे ज़्यादा, येलो का उससे ज़्यादा, ग्रीन का एंगल ऑफ डेविएशन ये ग्रीन का एंगल ऑफ डेविएशन उससे ज़्यादा, ब्लू का उससे ज़्यादा, इंडिगो का उससे ज़्यादा, और वॉयलेट का जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो सबसे ज़्यादा होता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए यहाँ से। अब कई बार एग्जाम में प्रश्न दे देता है आपको, इनमें से कोई 2-3 कलर दे देगा और कहेगा कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, किसका एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा है, किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। यदि ये पता है आपको, ये लिखना आता है, तो आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर या कोई भी कलर्स को आप अरेंज कर सकते हैं कि किसका वेवलेंथ ज़्यादा है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, किसका एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा है। अब न्यूटन नाम के एक साइंटिस्ट थे, बेटा, उन्होंने एक क्लासिकल एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर परफॉर्म किया था। तो न्यूटन्स का क्लासिकल एक्सपेरिमेंट क्या था वो भी यहाँ पर हम जान लें। न्यूटन्स क्लासिकल एक्सपेरिमेंट की बात करूँ, तो न्यूटन नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, दो एक जैसे प्रिज्म लिए, दो एक जैसे साइज के प्रिज्म लिए, एक ही मटेरियल के बने हुए, और दोनों को एक के आगे एक जो है उल्टी पोजीशन में इस तरीके से रख दिया। एक के आगे जो दूसरा प्रिज्म रखा उल्टी पोजीशन में रख दिया। अब पहले वाले प्रिज्म पर उन्होंने व्हाइट लाइट गिराई। तो पहले वाले प्रिज्म ने व्हाइट लाइट को क्या किया, 7 कलर्स में डिवाइड कर दिया, 7 कलर्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, स्प्लिट कर दिया, यानी डिस्पर्सन हो गया। इसका क्या हो गया, डिस्पर्सन हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये 7 कलर्स में क्या हो गई, स्प्लिट हो गई। अब ये जो 7 कलर्स हैं, बेटा, ये जो 7 कलर्स हैं,
जब ये सेकंड प्रिज्म पर गए, ये जब सेकंड प्रिज्म पर इस तरीके से इंसिडेंट हुए, सेकंड प्रिज्म पर जब ये 7 कलर्स इंसिडेंट हुए तो इस तरीके की सिचुएशन आई। जो ये सेकंड प्रिज्म है वो पहले वाले प्रिज्म का उल्टा एक्शन शो कर रहा था। मतलब पहले वाले प्रिज्म ने तो क्या किया, व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में डिवाइड किया और सेकंड प्रिज्म ने इन 7 कलर्स को इकट्ठा किया और वापस क्या दे दी, व्हाइट लाइट दे दी, वापस व्हाइट लाइट आ गई। यानी प्रिज्म को उल्टा करने से उसका एक्शन भी क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। यदि पहले प्रिज्म व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में स्प्लिट कर रहा था तो बाद में दूसरा जो प्रिज्म है वो 7 कलर्स को इकट्ठा करके व्हाइट लाइट दे रहा था। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये न्यूटन का क्लासिकल एक्सपेरिमेंट कहलाया, जिसकी हेल्प से डिस्पर्सन को एक्सप्लेन करने में काफ़ी मदद मिली। तो ये न्यूटन्स क्लासिकल एक्सपेरिमेंट भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आपको ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि डेंजर सिग्नल रेड कलर के क्यों होते हैं, क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो वो दूर से दिखाई देगा। इसके अलावा इसकी जो स्केटरिंग होती है ना, स्प्रेडिंग, जो फैलाव होता है रेड कलर का वो कम होता है, तो ये कम फैलेगा और दूर से दिखाई देगा, इसलिए डेंजर सिग्नल रेड कलर के बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, जब हम ट्रैफिक में जाते हैं तो जैसे पीसा का क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है, पीसा बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है ना बेटा, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जा सकता है। कैसे पूछेगा कि एक व्यक्ति है जो कार को ड्राइव कर रहा है और वो रेड लाइट पर जाके कार को रोक लेता है, जैसे ही ग्रीन लाइट होती है वो चलने लगता है और येलो लाइट जब होती है तो वो अवेयर हो जाता है कि अब कभी भी जो है रेड लाइट होने वाली है, तो इसलिए वो अपनी स्पीड, व्हीकल की स्पीड को कम कर लेता है। तो जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उसमें रेड लाइट, ग्रीन लाइट और येलो लाइट का ही क्यों यूज किया जाता है, जबकि सबसे ज्यादा वेवलेंथ और रेड कलर की है, उसके बाद में ऑरेंज है, उसके बाद में येलो, उसके बाद में ग्रीन। तो ऑरेंज कलर की लाइट का क्यों यूज नहीं करते उतना, क्योंकि ऑरेंज कलर की नो डाउट वेवलेंथ ज्यादा है, लेकिन वो उसके लिए हमारी जो आईज हैं वो कम सेंसिटिव हैं। जितनी हमारी आईज ग्रीन, येलो और रेड के लिए सेंसिटिव है उतनी ऑरेंज के लिए सेंसिटिव नहीं है। तो इसलिए हम ट्रैफिक में ज्यादातर रेड कलर, येलो कलर और ग्रीन कलर का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि रेड कलर तो दूर से ही दिखाई देगा। भाई रेड का मतलब स्टॉप करना है, तो स्टॉप करने के लिए व्हीकल को दूर से ही ड्राइवर को पता होना चाहिए कि रेड लाइट हो रही है, तो वो व्हीकल को दूर से ही जो है स्पीड कम कर लेगा, स्पीड को कंट्रोल कर लेगा और स्टॉप कर पाएगा। तो रेड कलर स्टॉप करने के लिए। येलो कलर की कभी भी जो है लाइट अब जो है रेड हो सकती है, व्हीकल की स्पीड को कम रखा जाए, तो येलो कलर भी दूर से दिखाई देता है। ग्रीन का मतलब, ग्रीन में तो ट्रैफिक पास में होता है, तो ग्रीन कलर का हालांकि वेवलेंथ कम होता है लेकिन व्यक्ति भी तो पास में ही होता है ना ट्रैफिक लाइट के, तो उसको ग्रीन कलर जो है आसानी से दिख जाता है। वैसे वेवलेंथ जो है और ब्लू, इंडिगो और वायलेट के कंपैरिजन में तो ग्रीन का ज्यादा ही होता है। ठीक है, तो इसलिए ट्रैफिक के केस में हम जो कलर्स यूज करते हैं वो रेड कलर, येलो कलर और ग्रीन कलर यूज करते हैं। तो उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। अब इस चैप्टर में आगे आपको और कुछ दे रखा है, और वो क्या है देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लू कलर ऑफ स्काई की वजह क्या है। ठीक है, तारों का टिमटिमाना किसकी वजह से होता है, सनलाइट, डिलेड सनसेट या एडवांस सनराइज का क्यों होता है, रेनबो क्या है, टिंडेल इफेक्ट क्या है, ठीक है, व्हाइट कलर्स ऑफ क्लाउड क्यों दिखाई देते हैं। तो ये पोर्शन और बचा हुआ है जिसको हम अगले लेक्चर में करेंगे, और अगले लेक्चर में ही हम कुछ इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनकी भी बात करेंगे। तो आज इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।